भारत के एक छोटे से समुद्री आइलैंड पर एक बच्चा रोज आसमान को देखा करता था। उसके पास न बड़ी किताबें थीं, न बड़ा घर, न कोई पावरफुल बैकग्राउंड। सुबह वो न्यूज़पेपर बांटता, दिन में स्कूल जाता और शाम को उड़ते हुए बर्ड्स को देखकर सोचता कि एक दिन मैं भी ऐसे ही आसमान में उड़ान भरूंगा। दोस्तों, उसके सपने उसके हालात से कहीं ज्यादा बड़े थे। वो पायलट बनना चाहता था, लेकिन सिलेक्शन लिस्ट में सिर्फ एक रैंक से पीछे रह गया। कोई और होता तो शायद वहीं रुक जाता, लेकिन उसने डिसाइड किया कि अगर वो खुद नहीं उड़ सकता तो ऐसी मैकेनिक्स बनाएगा जो पूरे देश को उड़ान देगी। उसने लैब्स में काम किया, फेलियर्स देखे, प्रोजेक्ट्स गिरते देखे, रिस्ट्रिक्शंस झेले, लेकिन हर बार वापसी की। और एक दिन वही सिंपल लड़का देश का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बन गया। उसने सिखाया कि गरीबी बैरियर नहीं, फेल्योर एंड नहीं, और इंसान की हाइट उसके हालात नहीं बल्कि उसका करेज तय करते हैं। इस इंसान का नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अक्टूबर 1931 तमिलनाडु के एक छोटे से आइलैंड टाउन रामेश्वरम में उनका जन्म हुआ था। चारों तरफ समुद्री ठंडी हवा, मंदिर की घंटियां, मस्जिद की अजान और हॉरिजन पर उड़ते हुए पक्षी, यही उनके शुरुआती वर्ड थे। उनके पिता जनुलाब्दीन मरक्यार एक बोट ओनर थे जो पिलग्रिम्स को रामेश्वरम से धनुषकोडी तक ले जाया करते थे। फॉर्मल एजुकेशन बहुत कम थी, लेकिन लाइफ विजडम बहुत गहरी थी। घर फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं था, लेकिन वैल्यूज, डिसिप्लिन और सेल्फ रिस्पेक्ट भरपूर थे। उनकी माँ आयशामा बेहद काइंड थी। घर में जितना खाना बनता था उससे कहीं ज्यादा लोगों को खिलाया जाता था। छोटे कलाम ये सब साइलेंटली ऑब्जर्व करते थे और यहीं से उनके अंदर सिंप्लिसिटी, सैक्रिफाइस और फेथ की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनी। उस समय रामेश्वरम कम्युनल हार्मोनी का एक लिविंग एग्जाम्पल बन गया था। मंदिर के चीफ प्रीस्ट लक्ष्मण शास्त्री और उनके पिता क्लोज फ्रेंड हुआ करते थे। डिफरेंट रीजन के होने के बावजूद भी दूरी नहीं थी, और यहीं से कलाम ने सीखा कि ह्यूमैनिटी किसी भी रिलीजन से काफी बड़ी होती है। दोस्तों, अब एक कहानी सुनिए, और ये कहानी है ईयर 1939 की। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो उसका इम्पैक्ट इस छोटे से आइलैंड पर भी पहुंच गया था। ट्रेन ने रामेश्वरम स्टेशन पर रुकना बंद कर दिया था और न्यूज़पेपर के बंडल्स अब चलती ट्रेन से गिराए जाने लगे थे। उनके कजन शमशुद्दीन न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते थे और उन्हें एक हेल्पर की बेहद जरूरत थी, और हेल्पर बने अपने कलाम साहब। यहीं से कलाम ने अपनी लाइफ की पहली अर्निंग शुरू की थी, और ये सिर्फ पॉकेट मनी नहीं थी बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का पहला लेसन था। बाद में अपनी ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर में उन्होंने लिखा कि गरीबी ने उन्हें कमजोर नहीं बल्कि डिसिप्लिन बना दिया था। दोस्तों, ये भी याद रखिए कि स्कूल में वे एवरेज स्टूडेंट माने जाते थे, लेकिन मैथमेटिक्स और साइंस में उनकी स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट हुआ करती थी। लेकिन क्या आपको पता है कि कलाम को अपने स्कूल लाइफ में धार्मिक भेदभाव भी झेलना पड़ा था? दरअसल एक बार स्कूल में एक टीचर ने उन्हें अपने ब्राह्मण फ्रेंड्स के साथ बैठने से रोक दिया था। ये मोमेंट उनके लिए पेनफुल था, लेकिन जब लक्ष्मण शास्त्री ने उस टीचर को बुलाकर समझाया कि रामेश्वरम की कल्चर भेदभाव नहीं सिखाती, तब कलाम ने समझा कि रियल लीडरशिप मॉरल करेज से आती है। खैर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हायर स्टडीज का टाइम आया और उन्हें रामनाथपुरम के स्वर्ड्स हायर सेकेंडरी स्कूल में भेजा गया। घर से दूर रहना इजी नहीं था, लेकिन उनकी एम्बिशन क्लियर होने लगी थी। 1950s में उन्होंने सेंट जोसेफ्स कॉलेज तिरुचिरापल्ली में फिजिक्स पढ़ने के लिए एडमिशन लिया। पढ़ाई के दौरान उन्हें महसूस हुआ कि उनका मन सिर्फ थ्योरी तक लिमिटेड नहीं रहना चाहता। उन्हें मैकेनिक्स बहुत पसंद थी, उन्हें फ्लाइट फैसिनेट करती थी, और उनका सपना एरोनॉटिक्स की दुनिया में जाना था। यही वो टर्निंग पॉइंट था जहां से एक छोटे आइलैंड का लड़का फ्यूचर में इंडिया का मिसाइल मैन बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा था। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि अब उन्हें बड़ा काम लेना है, लेकिन इसलिए उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेने की सोच रखी। ये डिसीजन आसान नहीं था क्योंकि फीस बहुत ज्यादा थी और फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन सिंपल थी। इसी समय उनकी बहन जोहरा ने अपनी ज्वेलरी गिरवी रख दी ताकि उनकी पढ़ाई न रुक जाए। ये सेक्रीफाइस कलाम को अंदर तक हिला गया था। उन्होंने उसी दिन ठान लिया कि इस ट्रस्ट को वो कभी नहीं टूटने देंगे। इंजीनियरिंग में स्पेशलाइजेशन चुनने का जब समय आया तो उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग सेलेक्ट की, और यहीं से उनका गोल क्रिस्टल क्लियर हो गया था। अब लाइफ एयरक्राफ्ट और फ्लाइट्स के आसपास घूमने लगी। इंजीनियरिंग के थर्ड एंड फाइनल ईयर में उनकी रियल टेस्ट शुरू हो जाते हैं।
कोर्स खत्म होने के बाद उन्हें एक फाइटर एयरक्राफ्ट की डिजाइन तैयार करने का प्रोजेक्ट दिया गया था। टास्क कॉम्प्लेक्स था और वे डेडलाइन पर काम पूरा नहीं कर पाए। उन्होंने 1 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मांगा, लेकिन उनके प्रोफेसर श्रीनिवासन ने सख्त लहजे में कहा, आज फ्राइडे है, मंडे तक ड्राइंग सबमिट नहीं हुई तो स्कॉलरशिप कैंसिल कर दी जाएगी। ये सुनकर वो अंदर तक हिल गए, क्योंकि उस समय स्कॉलरशिप खत्म होने का मतलब था कि पढ़ाई का खत्म होना। अगले 3 दिन और 3 रात उन्होंने लगभग बिना सोए काम किया। जब मंडे को उन्होंने ड्राइंग सबमिट की तो प्रोफेसर ने कामली कहा, मुझे पता था कि 3 दिन में ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन अब मैं देख सकता हूं कि तुम में एक आग है। दोस्तों, यही आग आगे चलकर देश की स्ट्रेटेजिक पावर बन गई। MIT से निकलने के बाद वे ट्रेनी के रूप में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL बैंगलोर गए, जहां उन्होंने एयरक्राफ्ट इंजीनियर पर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ली। HAL से निकलने के बाद उनके पास 2 जॉब ऑप्शंस थे, एक इंडियन एयरफोर्स और दूसरा डिफेंस मिनिस्ट्री के टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। उनका सपना साफ था, इंडियन एयरफोर्स में पायलट बनने का। वे देहरादून गए, सिलेक्शन प्रोसेस में शामिल हुए, लेकिन फाइनल रिजल्ट आया तो रिजल्ट देखकर वो टूट गए। वे 9th पोजीशन पर थे, जबकि सिलेक्शन सिर्फ 8 कैंडिडेट्स का होना था। कलाम के पायलट बनने का सपना सिर्फ एक रैंक से छूट गया था। दोस्तों, ये उनकी लाइफ की पहली बड़ी फेल्योर थी। खैर, निराश होकर वे ऋषिकेश पहुंचे और वहां उनकी मुलाकात हुई स्वामी शिवानंद से। स्वामी जी ने उनसे कहा कि डेस्टिनी को एक्सेप्ट करो, शायद तुम्हें पायलट बनना नहीं लिखा था, जो तुम्हारे लिए तय है वो तुमसे कोई नहीं छीन सकता। ये बात कलाम के दिल में जैसे बैठ गई। उन्होंने समझा कि कभी कभी रिजेक्शन भी रिडायरेक्शन होता है। 1958 इसी साल उन्होंने 250 रुपए मंथली सैलरी पर डिफेंस मिनिस्ट्री के टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन एयर डिपार्टमेंट में काम शुरू किया। शुरुआत छोटी थी, लेकिन अब उनकी इनर फायर को सही डायरेक्शन मिल चुकी थी। 1958 का वही साल उनके करियर का फाउंडेशन फेज बन गया। टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन एयर डिपार्टमेंट में काम बाहर से भले ऑर्डिनरी लगे, लेकिन कलाम के लिए ये एक इनोवेशन की दुनिया का एंट्री गेट था। शुरुआती दिनों में उन्होंने एक स्मॉल होवरक्राफ्ट प्रोटोटाइप पर काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली थी, जिसका नाम था नंदी। रिसोर्सेज लिमिटेड थे, एक्सपीरियंस भी ज्यादा नहीं था, लेकिन क्यूरियोसिटी अनलिमिटेड थी। वे घंटों वर्कशॉप्स में खड़े रहते और डिजाइन्स मॉडिफाई करते थे, कैलकुलेशंस दोबारा चेक करते थे और हर फेल्योर को नोटबुक में नोट करते थे। उन्होंने सीखा कि इंजीनियरिंग सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि कंटिन्यूअस एक्सपेरिमेंटेशंस और इम्प्रूवमेंट का प्रोसेस है। और इसी दौरान भारत में स्पेस रिसर्च की एक नई शुरुआत हो रही थी। विजनरी साइंटिस्ट विक्रम साराभाई देश को स्पेस टेक्नोलॉजी के जरिए सेल्फ रिलायंट बनाना चाहते थे। ईयर 1962 में इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च की स्थापना हुई। जब कलाम को इस प्रोग्राम से जुड़ने का मौका मिला तो उन्होंने बिना किसी हेजिटेशन के इसे एक्सेप्ट कर लिया, और यही वो टर्निंग पॉइंट था जहां उनकी डायरेक्शन परमानेंटली स्पेस की तरफ शिफ्ट हो गई थी। उनकी पोस्टिंग केरला के कोस्टल टाउन थुम्बा में हुई थी। वहां का सीन आज भी इंडियन साइंस की सबसे इंस्पायरिंग स्टोरीज में गिना जाता है। एक पुराना चर्च लेबोरेटरी बन गया था, बिशप के हाउस डिजाइन ऑफिस बन गए थे, और रॉकेट के पार्ट्स साइकिल्स और बुलक कार्ट्स पर ढोए जाते थे। फैसिलिटीज लिमिटेड थी, लेकिन पैशन स्काई हाई था। सिर्फ 1 साल की मेहनत और इसके बाद 21 नवंबर 1963 को थुम्बा से पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च कर दिया गया। उस दिन रॉकेट का आसमान की ओर उठना सिर्फ एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट नहीं था, बल्कि इंडिया के ग्रोइंग कॉन्फिडेंस की शुरुआत थी। लॉन्च ऑपरेशंस में कलाम एक्टिवली इन्वॉल्व थे और उनकी आंखों में वही चमक थी जो कभी रामेश्वरम के समुद्र के किनारे उड़ती हुई चिड़ियों को देखकर हुआ करती थी। दोस्तों, इसके बाद एडवांस ट्रेनिंग के लिए उनको अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा में भेजा गया था। वहां उन्होंने साउंडिंग रॉकेट्स और लॉन्च व्हीकल सिस्टम्स को बहुत करीब से देखा था। लेकिन दोस्तों, उन्होंने वहां सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं सीखी थी, उन्होंने सिस्टम्स थिंकिंग, प्रिसीजन और टीम वर्क की कल्चर को भी समझा था। ऑब्जर्व करते थे वे कैसे कि हर एक इंजीनियर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मिशन की तरफ लेता है और कैसे छोटी से छोटी डील भी इग्नोर नहीं की जाती। क्वालिटी नोट्स बनते थे। भारत लौटकर उन्होंने वही वर्किंग कल्चर अपनी टीम में डेवलप करने की कोशिश की, डिसिप्लिन, कोऑर्डिनेशन और शेयर्ड अकाउंटेबिलिटी। बाद में ईयर 1969 में उन्हें ऑफिशियली इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो में ट्रांसफर कर दिया गया था। जल्दी उन्हें सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 यानी SLV-3 प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट डायरेक्टर बना दिया गया। और दोस्तों, ये भारत का पहला इंडिजीनियस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनने वाला था। लक्ष्य बिल्कुल क्लियर था, भारत अपने आप को खुद के रॉकेट से अपना सैटेलाइट अर्थ ऑर्बिट में भेजने की तैयारी कर रहा था।
ये काम टेक्निकली बेहद कॉम्प्लेक्स था। सॉलिड प्रपोजल सिस्टम डेवलप करना, मल्टी स्टेट सेपरेशन परफेक्टली एग्जीक्यूट करना, गाइडेंस और कंट्रोल सिस्टम बनाना, हर स्टेप में नई चैलेंजेस खड़ी थी। रिसोर्सेज लिमिटेड थे, फॉरेन असिस्टेंस लगभग जीरो थी, एक्सपीरियंस भी ज्यादा नहीं था। लेकिन दोस्तों, टीम के पास एक चीज जरूर थी और वो था आत्मविश्वास और देश के लिए कुछ बड़ा कर गुजरने का जुनून। दोस्तों, कलाम की इंटेलिजेंस और लीडरशिप स्टाइल बिल्कुल अलग थी। वे सिर्फ ऑर्डर्स देने वाले ऑफिसर नहीं थे, वे ग्राउंड में सबके साथ खड़े रहने वाले गाइड थे। वे हर इंजीनियर से डायरेक्ट बात करते थे, प्रॉब्लम सुनते थे, सॉल्यूशंस डिस्कशन करते थे और छोटी छोटी अचीवमेंट्स पर भी वो पूरी टीम का मोरल बूस्ट करते थे। वे अक्सर कहते थे कि लीडर्स वही हैं जो फेल्योर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पर लें और सक्सेस का क्रेडिट टीम को दें। दोस्तों, ये सिर्फ डायलॉग्स नहीं थे, उन्होंने इसे अपने एक्शन से प्रूव भी किया था। फिर आया 10 अगस्त 1979 का दिन। लॉन्च साइट था सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा। पूरे देश की नजरें लॉन्च पैड पर थीं। काउंटडाउन शुरू हुआ, 3, 2, 1 और SLV-3 ने उड़ान भर दी। शुरुआती स्टेजेस सक्सेसफुल रहे, लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद ट्रेजेक्टरी में प्रॉब्लम आ गई और सैटेलाइट प्लान्ड ऑर्बिट तक नहीं पहुंच पाया। दोस्तों, मिशन फेल घोषित हो गया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर होने के नाते पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कलाम पर थी। वर्षों की मेहनत कुछ ही मिनटों में बिखर गई थी, वे अंदर से टूट गए थे। लेकिन दोस्तों, यही लीडरशिप का असली एग्जाम्पल सामने आया। उस समय इसरो के चेयरमैन सतीश धवन मीडिया के सामने आए और पूरी फेल्योर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पर ले ली। उन्होंने कहा कि ये कलेक्टिव एफर्ट था और अगली बार सक्सेस निश्चित मिलेगी। उन्होंने कलाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस से दूर रखा और खुद सामने खड़े हो गए। और दोस्तों, ये वो मोमेंट कलाम के लिए लाइफ चेंजिंग लीडरशिप लेसन के जैसा था। असफलता में लीडर को आगे खड़ा करना होता है और सफलता में टीम सामने खड़ी होती है। इसके बाद टीम ने दोबारा से काम शुरू किया। हर टेक्निकल फॉल्ट का डीप एनालिसिस किया गया, डिजाइन इंप्रूव किए गए, सिमुलेशंस बार बार रन किए गए। कोई जल्दीबाजी नहीं, सिर्फ फोकस और डिटर्मिनेशन। और फिर आया 18 जुलाई 1980 का दिन। लॉन्च पैड पर फिर से SLV-3 खड़ा था। काउंटडाउन फिर से शुरू हुआ। रॉकेट ने उड़ान भरी और इस बार उसने रोहिणी सैटेलाइट को सक्सेसफुली अर्थ ऑर्बिट में प्लेस कर दिया। दोस्तों, इस मूवमेंट के साथ भारत स्पेस क्लब के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जो अपने दम पर सैटेलाइट लॉन्च कर सकते थे। और ये सिर्फ साइंटिफिक सक्सेस नहीं थी, ये आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत थी। दोस्तों, SLV-3 की सफलता अपने आप में हिस्टोरिक अचीवमेंट थी। भारत अब उन चुनिंदा देशों में शामिल हो चुका था जिनके पास अपनी सैटेलाइट लॉन्च कैपेसिटी थी। इस बार जब मीडिया के सामने जाने का वक्त आया तो सतीश धवन ने कलाम को आगे कर दिया और कहा, आज की सफलता का क्रेडिट इन्हें मिलता है। दोस्तों, यही वो मोमेंट था जिसने उनकी नेशनल आइडेंटिटी को नई उचान दे दी थी। फेल्योर ने उन्हें हम्बल बनाया था और सक्सेस ने उन्हें नेशनल स्टेज पर लाके खड़ा कर दिया था। अब वे सिर्फ एक इंजीनियर नहीं थे, बल्कि एक ऐसे साइंटिस्ट बन गए थे जिन पर पूरे देश को ट्रस्ट करना था। लेकिन उनके मन में एक और थॉट चल रहा था, अगर हम स्पेस में सेल्फ रिलायंट बन सकते हैं तो डिफेंस टेक्नोलॉजी में क्यों नहीं। और इसी सोच के साथ 1980s की शुरुआत में उन्होंने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO उन्हें बुलाया गया। वहां उन्हें एक एम्बिशियस प्रोग्राम की कमांड दी गई, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे शॉर्ट में IGMDP कहा गया। दोस्तों, ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं था, बल्कि इंडिया की स्ट्रेटेजिक सेल्फ रिलायंस का ब्लूप्रिंट था। दोस्तों, रामेश्वरम का वही छोटा सा बच्चा जो कभी आसमान को देखकर अपने सपने देखता था, अब देश को ऐसी पावर देने की तैयारी कर रहा था जिससे कोई भी स्काई उसकी रीच से बाहर न रहे। ईयर 1982 जब डॉक्टर APJ कलाम ऑफिशियली DRDO में लौटे, तब इंडिया की डिफेंस सिचुएशन आसान नहीं थी। स्पेस सेक्टर में प्रोग्रेस हो चुकी थी, लेकिन मिसाइल सिस्टम, गाइडेंस टेक्नोलॉजी और एडवांस प्रोपल्शन के मामले में हम फॉरेन डिपेंडेंसी पर काफ़ी हद तक रिलाय करते थे। कभी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज पर इंटरनेशनल रिस्ट्रिक्शंस भी लगे हुए थे। ऐसे में IGMDP की जिम्मेदारी लेना किसी गैम्बल से कम नहीं था। इस प्रोग्राम के तहत 5 मेजर मिसाइल सिस्टम डेवलप किए जाने थे, जिसमें पृथ्वी, अग्नि, आकाश, त्रिशूल और नाग शामिल थे। पृथ्वी एक सरफेस टू सरफेस टेक्निकल मिसाइल थी जो बैटलफील्ड सपोर्ट के लिए डिजाइन की गई थी। आकाश मीडियम रेंज सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम था। त्रिशूल शॉर्ट रेंज क्विक रिएक्शन मिसाइल थी। नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल थी। और अग्नि, दोस्तों, अग्नि सिर्फ एक मिसाइल नहीं थी, वो इंडिया की लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी का सिंबल बनने वाली बैलिस्टिक मिसाइल थी। टेक्निकली ये प्रोग्राम बेहद कॉम्प्लेक्स था।
सॉलिड और लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम डेवलप करने थे, इनिशियल गाइडेंस सिस्टम क्रिएट करने थे और कंपोजिट मटेरियल्स पर मैस्ट्री हासिल करनी थी, री एंट्री व्हीकल्स टेक्नोलॉजी परफेक्ट करनी थी। सच कहें तो कई क्षेत्र में इंडिया को ऑलमोस्ट जीरो से शुरुआत करनी थी। रिसोर्सेज लिमिटेड थे, ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड थी, लेकिन विल पावर अनलिमिटेड थी। कलाम की लीडरशिप में साइंटिस्ट्स और इंजीनियर की एक नई जनरेशन तैयार हो रही थी और चैलेंजेस से वो डरना नहीं जानती थी, बल्कि उन्हें उसे एक्सेप्ट करने और सोल्यूशन निकालने में अच्छा लगता था। दोस्तों, यही वो फेज था जहां से मिसाइल मैन ऑफ इंडिया की पहचान धीरे धीरे शेप लेने लगी थी। दोस्तों, कलाम ने इस चैलेंज को सिर्फ एक टेक्निकल प्रॉब्लम की तरह नहीं देखा था, उन्होंने इसे नेशनल साइकोलॉजी से जोड़ दिया था। उनका मानना था कि अगर देश को सेल्फ कॉन्फिडेंस देना है तो इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी डेवलप करनी होगी। उन्होंने अलग अलग लेबोरेटरीज, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस और इंडस्ट्रीज को एक प्लेटफॉर्म पर जोड़ दिया था। हैदराबाद की लैब्स इस मिशन का कोर बन गई थी। यंग साइंटिस्ट्स की एक नई जनरेशन उनके लीडरशिप में काम करने लगी थी। उनकी वर्किंग स्टाइल बेहद यूनिक थी। वे क्लोज डोर्स के पीछे डिसीजंस लेने वाले बॉसेस नहीं थे। वे लैब फ्लोर पर खड़े होकर इंजीनियर से डायरेक्ट बात करते थे, फील्ड टेस्ट पर ओपनली डिस्कशन करते थे और साफ कहते, मिस्टेक छिपाओ मत, तभी सुधार होगा। 1988 में पृथ्वी मिसाइल का पहला टेस्ट हुआ। दोस्तों, लॉन्च सक्सेसफुल रहा और यह सिग्नल था कि इंडिजीनियस मिसाइल प्रोग्राम सिर्फ पेपर वर्क नहीं, ग्राउंड रियलिटी बन रहा है। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी, अग्नि की उड़ान। अग्नि सिर्फ एक मिसाइल नहीं थी, वह टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस की अनलिमिटेड टेस्ट थी। उनकी सबसे बड़ी चैलेंज थी री एंट्री टेक्नोलॉजी। जब मिसाइल स्पेस के पास अर्थ एटमॉस्फेयर में एंट्री करती है तो उसकी सरफेस पर एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर जनरेट हो जाता है। उस हीट को विथस्टैंड करने वाला इफेक्टिव हीट शील्ड डेवलप करना आसान नहीं था। इंटरनेशनल लेवल पर इस टेक्नोलॉजी पर रिस्ट्रिक्शंस थे, मतलब सॉल्यूशन बाहर से नहीं मिलेगा। इंडियन साइंटिस्ट खुद रास्ता बनाना चाहते थे। 1989 में अग्नि का पहला लॉन्च किया गया। लॉन्च पैड पर टेंशंस क्लियरली महसूस हो रही थी। ईयर्स की मेहनत कुछ ही घंटों में जज होने वाली थी। काउंटडाउन फिर से शुरू हुआ और अग्नि स्काई की तरफ बढ़ी। दोस्तों, टेस्ट सक्सेसफुल घोषित हुआ और उस मोमेंट की फीलिंग इमेजिन कीजिए, जब ये सिर्फ एक मिसाइल टेस्ट नहीं था, ये ग्लोबल स्टेज पर इंडिया की ग्रोइंग प्रेजेंस की अनाउंसमेंट थी। लेकिन इसके बाद इंटरनेशनल प्रेशर और ज्यादा बढ़ गया। कई देशों ने मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम यानी MTCR के तहत इंडिया पर स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे। एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिसीजन कंपोनेंट्स की सप्लाई रोक दी गई थी। लेकिन कलाम ने इसे ऑब्स्टेकल नहीं, अपॉर्चुनिटी के तौर पर लिया। उन्होंने साफ साफ कहा, अगर टेक्नोलॉजीज बाहर से नहीं मिलेगी तो हम खुद बना लेंगे। यही एटीट्यूड उन्हें अलग बनाता था। धीरे धीरे मीडिया ने उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहना शुरू कर दिया था। लेकिन दोस्तों, उनके पर्सनल लाइफ में कोई ड्रामेटिक चेंजेस नहीं आए थे। वे वही सिंपल वाइट शर्ट पहनते थे, सिंपल फूड खाते थे और अपने कमरे में बुक्स के बीच रहते थे। फेम और पोजीशन उनका कभी टारगेट था ही नहीं। उनका फोकस हमेशा मिशन पर रहता था। एंड देन इट वाज द ईयर 1992। APJ अब्दुल कलाम को इंडिया की सिक्योरिटी स्ट्रक्चर के लिए बिल्कुल सेंटर में लाकर खड़ा कर दिया गया। उन्हें डिफेंस मिनिस्टर का साइंटिफिक एडवाइजर और DRDO का सेक्रेटरी बना दिया गया था। अब वे सिर्फ लैब साइंटिस्ट नहीं थे, बल्कि उन हाई लेवल मीटिंग्स का हिस्सा थे जहां नेशनल सिक्योरिटी पॉलिटिक्स डिसाइड होती थी। फाइल्स पर सिग्नेचर होते थे, मैप्स पर स्ट्रेटजीज ड्रॉ होती थी और डिसीजंस का इम्पैक्ट आने वाली जनरेशन तक जाता था। ये वो दौर था जब ग्लोबल पॉलिटिक्स बदल रही थी। कोल्ड वॉर खत्म हो चुका था, लेकिन न्यूक्लियर पावर बैलेंस अभी भी कुछ बड़े देशों के कंट्रोल में था। इंडिया 1974 में पहला न्यूक्लियर टेस्ट कर चुका था, लेकिन उसके बाद इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अब बहुत बड़ा सवाल सामने आने वाला था कि क्या इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज को आगे बढ़ाएगा या ग्लोबल प्रेशर के सामने रुक जाएगा। दोस्तों, आने वाला समय इस सवाल का जवाब देने वाला था और ये जवाब मिला मई 1998 में। जगह राजस्थान का रेगिस्तान, पोखरन टेस्ट रेंज। सब कुछ बेहद सीक्रेट मोड में चल रहा था। मिशन का नाम था ऑपरेशन शक्ति। इंडियन आर्मी, एटॉमिक एनर्जी कमीशन और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तीनों की टीम्स मिलकर काम कर रही थी। उस समय प्राइम मिनिस्टर थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी।
पूरी प्लानिंग इतनी क्लैरिटी के साथ और इतनी क्वाइटली की गई थी कि फॉरेन सैटेलाइट्स तक को एग्जैक्ट मूवमेंट की भनक ना लगे। इक्विपमेंट साथ में शिफ्ट किए गए, साइंटिस्ट्स को कोड नेम से बुलाया गया और हर स्टेप कैलकुलेटेड था। कलाम इस पूरे मिशन के की कोऑर्डिनेटर्स में से एक थे। वे अलग अलग टीम्स के बीच ब्रिज का काम कर रहे थे, टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजी को कनेक्ट करते थे। 11 मई 1998 को पहला न्यूक्लियर टेस्ट हुआ। रेगिस्तान की धरती हल्की सी कांप गई। कुछ ही देर में अनाउंसमेंट हुई कि इंडिया ने सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है। 2 दिन बाद एडिशनल टेस्ट्स भी हुए। दुनिया शॉक में थी। इंटरनेशनल लेवल पर तुरंत रिएक्शन आया। अमेरिका और कई यूरोपियन देशों ने इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर रोक दिया गया, फॉरेन असिस्टेंस लिमिट कर दी गई। लेकिन दोस्तों, देश के अंदर माहौल बिल्कुल अलग हो चुका था। लोगों को लगा कि इंडिया ने साफ मैसेज दे दिया है कि हम कमजोर नहीं हैं। कलाम का पर्सपेक्टिव भी बैलेंस था। वे सेलिब्रेशन में बह जाने वाले इंसान नहीं थे। वे बार बार कहते थे कि स्ट्रेंथ रिस्पेक्ट्स स्ट्रेंथ। इसका मतलब क्लियर था, ताकत दिखाने के लिए नहीं बल्कि पीस मेंटेन करने के लिए होती है। अगर आप स्ट्रांग हैं तो कोई आपको थ्रेटन करने की कोशिश नहीं करेगा। उनका बिलीफ था कि सेल्फ रिलायंट डिफेंस ही लॉन्ग टर्म पीस की फाउंडेशन है। उसी दौरान उनकी एक और आइडेंटिटी स्ट्रांग होती जा रही थी, मेंटर ऑफ द यूथ। वे देश भर के स्कूल्स और कॉलेजेस में जाने लगे थे, कभी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के कैंपस में, तो कभी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में, तो कभी किसी छोटे शहर के गवर्नमेंट स्कूल में। वे स्टेज पर खड़े होकर सिर्फ स्पीचेस नहीं देते थे, वे इंटरेक्शन करते थे। वे पूछते थे कि तुम्हारा सपना क्या है, तुम इंडिया को अगले 20 साल बाद कैसा देखना चाहते हो। वे चाहते थे कि यूथ सिर्फ जॉब सीकर्स ना बने, नेशन बिल्डर्स बने। अब डॉक्टर कलाम सिर्फ मिसाइल मैन नहीं रह गए थे, वे होप का सिंबल बन चुके थे। साइंटिस्ट भी, स्ट्रेटेजी भी और इंस्पायरेशनल स्पीकर भी। लैब से निकलकर वे नेशनल इमेजिनेशन का हिस्सा बन चुके थे। लोगों ने सिर्फ उनकी अचीवमेंट्स के लिए नहीं बल्कि उनकी सिंसियरिटी और इंटेंशन के लिए रिस्पेक्ट करते थे। शायद 1960s में थुम्बा के उस छोटे चर्च लैब में काम करने वक्त किसी ने इमेजिन भी नहीं किया होगा कि यही साइंटिस्ट एक दिन देश के हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस तक पहुंच जाएगा। लेकिन हिस्ट्री अक्सर उन्हीं के लिए रास्ता खोलती है जो रिस्क लेने से नहीं डरते, लिमिट्स को चैलेंज करते हैं और फेल्योर से भागते नहीं हैं। दोस्तों, ईयर 2002 इंडियन पॉलिटिक्स में एक अनएक्सपेक्टेड टर्न लिया। रूलिंग अलायंस एक ऐसे नाम की तलाश में था जो पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर नेशनल यूनिटी का सिंबल बन सके। तब नाम सामने आया APJ अब्दुल कलाम जी का। ये सिर्फ पॉलिटिकल कैलकुलेशन नहीं था बल्कि उस साइंटिस्ट के प्रति देश की रिस्पेक्ट थी जिसने लैबोरेटरीज में बैठकर इंडिया की स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ को शेप दिया था। अपोजिशन के कई पार्टीज भी उनके नाम को सपोर्ट कर रहे थे। 18 जुलाई 2002 वे भारी मेजोरिटी के साथ इंडिया के 11th प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए और 25 जुलाई 2002 को उन्होंने ओथ ली। लेकिन दोस्तों, राष्ट्रपति भवन की ग्रैंड बिल्डिंग भी उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बदल नहीं सकी थी। जब वे वहां एंटर हुए तो उनके साथ वही सिंप्लिसिटी, वही ह्यूमैनिटी और वही एनर्जी थी जो रामेश्वरम के एक छोटे से घर से आई थी। प्रेसिडेंट बनने के बाद भी उन्होंने खुद को सिर्फ फॉर्मल सेरेमनीज तक लिमिट नहीं रखा था। वे चाहते थे कि ऑफिस लोगों से कनेक्टेड रहे, खासकर यूथ से। बहुत जल्दी वे पीपल्स प्रेसिडेंट के नाम से जाने जाने लगे। उनके इवेंट्स में प्रोटोकॉल से ज्यादा इंपॉर्टेंस स्टूडेंट्स और टीचर्स को दी जाती थी। वे जहां भी जाते बच्चों से सीधा सवाल पूछते, तुम्हारा सपना क्या है। उनके लिए प्रेसिडेंट का पद एक प्लेटफॉर्म था जिससे वे मिलियंस ऑफ यंग माइंड्स तक पहुंच सकते थे। जब कोई स्टूडेंट फेल्योर से डरने की बात करता था तो वे मुस्कुरा कर कहते थे, फेल का मतलब है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। ये सिर्फ वर्ड प्ले नहीं था, ये उनके अपने लाइफ एक्सपीरियंस की समरी थी। 2007 में उनका टेन्योर खत्म हुआ। ट्रेडिशन के अनुसार वे सेकेंड टर्म के लिए कैंडिडेट बन सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे पावर से चिपके रहने में बिलीव नहीं करते थे। उन्होंने साफ साफ कहा कि अब वे फिर से टीचर बनना चाहते हैं। राष्ट्रपति भवन छोड़ते समय उनके पास वही सिंपल सामान था, जिनमें कुछ किताबें, कुछ कपड़े और नोट्स। न पर्सनल प्रॉपर्टी न लग्जरी। ऑफिस छोड़ने के बाद उन्होंने खुद को पूरी तरह यूथ्स के लिए डेडिकेट कर दिया। वे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और कई इंस्टीट्यूशंस में विजिटिंग ऑफिसर या प्रोफेसर के तौर पर जाने लगे थे। वे लगातार ट्रेवल करते थे, लेक्चर्स लेते थे और स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट करते थे।
एज बढ़ रही थी लेकिन उनकी एनर्जी कम नहीं हो रही थी। वे कहते हैं जब तक युवा मुझसे सवाल पूछते रहेंगे मैं एक्टिव बना रहूंगा। अब उनकी आइडेंटिटी सिर्फ मिसाइल मैन या प्रेसिडेंट तक सीमित नहीं थी, वे मेंटर, टीचर और इंस्पिरेशन बन चुके थे। वे हर युवा से कहते बड़ा सपना देखो क्योंकि छोटा सपना देखना अपराध है। शायद उन्हें एहसास था कि टाइम लिमिटेड है, लेकिन मैसेज और मिशन तो अनलिमिटेड था और उन्होंने आखिरी दिन तक यही किया, यही सिखाया, इंस्पायर किया और अपने सपने से सबको जगाने की कोशिश की। दोस्तों 27 जुलाई 2015 जगह मेघालय की हिल्स के बीच शांत बसा शहर शिलोंग। कलाम साहब की उम्र उस समय यही कोई 83 साल हो चुकी थी। ज्यादातर लोग इस उम्र में रेस्ट चुनते थे, लेकिन उस दिन भी वे यूथ्स के बीच थे। वे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग पहुंचे थे। टॉपिक था क्रिएटिंग अ लिवेबल प्लैनेट अर्थ। एनवायरमेंट, डेवलपमेंट और ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी पर वे स्टूडेंट से बात करने वाले थे। प्रेजेंटेशन शुरू हो चुकी थी कि अचानक उन्हें अनईजीनेस महसूस हुई। उनके कदम लड़खड़ाए और वे स्टेज पर गिर पड़े। तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन उसी दिन शाम को उनका निधन हो गया। दोस्तों वे इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी लाइफ स्टोरी करोड़ों लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन चुकी थी। देहरादून में पायलट सिलेक्शन से एक रैंक पीछे रह जाना, SLV3 की इनिशियल फेल्योर, इंटरनेशनल सैंक्शंस, हर चैलेंज ने उन्हें और स्ट्रांग बना दिया था। आज भी उनके वर्ड्स स्कूल वॉल्स पर लिखे मिलते हैं, नोटबुक्स में कोट्स किए जाते हैं और हर उस यूथ यंग माइंड में घूमते हैं जो बड़ा सपना देखने की हिम्मत करते हैं। रामेश्वरम का वो बच्चा जिसने कभी बर्ड्स की उड़ान देखना शुरू किया था, आखिरकार खुद एक ऐसी उड़ान बन गया जिसकी हाई मेजर नहीं की जा सकती थी। इसकी जर्नी हमें याद दिलाती है कि ग्रेटनेस पोजीशन से नहीं बल्कि पर्पस से आती है, और जब पर्पस नेशन से जुड़ा हो तो इंसान फिजिकल रूप में भले ही चला जाए, लेकिन उसका मिशन हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाता है। अगर आप देश सेवा IAS IPS बनकर करना चाहते हैं तो ये वक्त है उठ खड़े होने का, खुद को साबित करने का और अपनी UPSC CSC की तैयारी को एक नए मुकाम पर पहुंचाने का, क्योंकि अब स्टडी IQ IAS हिंदी लेकर आया है UPSC IAS की संपूर्ण तैयारी के लिए P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच, जो आपके लिए साबित होगा प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक का वन स्टॉप सॉल्यूशन। मगर ध्यान से सुनिए, ये सिर्फ एक कोर्स नहीं है, यह है एक गेम चेंजर, क्योंकि इस प्रोग्राम को तैयार किया गया है हर स्तर के उम्मीदवारों के लिए, चाहे आप शुरुआत कर रहे हो या एडवांस लेवल पर हो। फाउंडेशन से लेकर आंसर राइटिंग और इंटरव्यू तक हर मोड़ पर आपको मिलेगा कंप्लीट कवरेज। स्टडी IQ का ये लाइव फाउंडेशन कोर्स आपको देता है 1000 से अधिक घंटे की लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, वो भी अपने भरोसेमंद एजुकेटर्स के साथ। GS फाउंडेशन, CSET, करंट अफेयर्स, आंसर राइटिंग, ये सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पर, और सबसे खास बात 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, मतलब हर कैंडिडेट को मिलेगा अपना खुद का मेंटर जो आपको प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक हर मोड़ पर आपकी मदद करेगा। इन सब के अलावा तैयारी को परखने के लिए मिलेगा प्रीलिम्स और मेंस दोनों का फुल फ्लेजेड टेस्ट सीरीज, 75+ प्रीलिम्स टेस्ट और 12 मेंस टेस्ट सीरीज, वो भी टाइम बाउंड इवैल्यूएशन के साथ। इस कोर्स में फाइनल स्टेज यानी इंटरव्यू की तैयारी है फुल ऑन। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम यानी IGP, जिसमें शामिल है डेफ डिस्कशन, मॉक इंटरव्यूज और ब्यूरोक्रेट्स व सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स से सीधा इंटरेक्शन। अब अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो चेकआउट पर इस्तेमाल कीजिए कूपन कोड विरद लाइव और पाइए कुछ खास डिस्काउंट। तो इंतजार किस बात का, अभी लॉग इन कीजिए www.studyiq.com पर या डाउनलोड करें स्टडी IQ ऐप।